जय हिंद दोस्तों आज की यह वीडियो सभी डिफेंस पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में अभी मेरे साथ मोबाइल फोन पर जुड़े हुए हैं वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट सोसाइटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री वीर बहादुर सिंह जी, और उनसे जिन मुद्दों पर मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं, मैं सबसे पहला चर्चा का मुद्दा है जो कि दिल्ली में एक्स-सर्विसमैन संगठनों के द्वारा जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जाना है। दूसरा, जो ओआरओपी के सेकंड रिवीजन में विसंगतियों को लेकर उनसे चर्चा की जानी है। जैसे कि आपको पता है कि प्री 2016 जो एचसीओज हैं, जीएसओज हैं, उनका जो है इस रिवीजन में पेंशन नहीं बढ़ पाया। तो क्यों नहीं बढ़ पाया? अगला जो प्री मैच्योर रिटायरीज जो कि जो है ओआरओपी के दायरे से बाहर रखे गए हैं। और इसके अलावा दोस्तों इक्वल एमएसपी पेंशन और अन्य वेलफेयर से संबंधित मुद्दों पर उनके साथ में चर्चा करेंगे और इन मुद्दों पर उनके विचार, प्रयास और योजनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि इन सभी जानकारियों को बारीकी से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और अन्य डिफेंस पेंशनर्स को भी जागरूक करने के लिए इस वीडियो को आप अन्य डिफेंस पेंशनर्स को भी शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं चर्चा का सेशन। सर जय हिंद, वीर बहादुर सिंह जी। जय हिंद सर। आपका सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेंद्रीय इन्फोटेक में। जी। आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट के। जी सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके संगठन ने एक्साइजमैन, जीएसओज और ओआर के लिए अच्छा काम किया है और लगातार उनके पेंशन और अन्य मुद्दों को सरकार के सामने उठाते रहते हैं। मैंने भी आपके द्वारा उठाई गई कई जो आपके मुद्दे थे, जैसे कि डिसेबिलिटी पेंशन, एमएसपी और जेसीओ ओआर की पेंशन के अन्य मुद्दों, चाहे वो ओआरओपी से लेकर अन्य मुद्दों तक अपने चैनल में जो है प्रकाशित किया है, शायद आपने देखा भी होगा। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। जैसा कि खबरों में आ रहा है, कई संगठन 20 फरवरी को जो है दिल्ली में ओआरओपी 2 में जो विसंगतियां हैं, तो उसमें विसंगतियों को लेकर दिल्ली में जो है जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट सोसाइटी जी 12 मार्च 2023 को विशाल धरना प्रदर्शन करेगी जी, जिसमें देश के सभी संगठन जो जिसका नेतृत्व जेसीओ एनसीओआर के हाथ में जी तो भाग लेंगे जी। और देश के कोने कोने से पूर्व एक जेसीओ एनसीओआर उसमें पार्टिसिपेट करें। अच्छा, तो सर जी अभी असल में जो है सोशल मीडिया में काफी चीजें वायरल हो रही हैं। एक तो चल रहा है कि 20 फरवरी को है जंतर मंतर पर काफी संगठन आ रहे हैं, काफी एक्साइजमैन आ रहे हैं इस पर धरना प्रदर्शन करने के लिए। तो एक आपका भी ये चल रहा है कि 12 मार्च को आएगा। तो कई जो है लोग कंफ्यूज हुए हैं, जो एक्साइजमैन का मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, तो वो कोई कह रहे हैं कि कोई इसको जो है जानबूझकर वायरल कराया जा रहा है कि कोई 12 मार्च को कह रहे हैं और कुछ 20 फरवरी को कह रहे हैं, जबकि असली धरना जो है 20 फरवरी को है। तो लोगों में जो यह एक कंफ्यूजन पैदा हुआ पड़ा है कि इसे जो है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा जो है ताकि एक्साइजमैन को गुमराह किया जा सके, इसलिए ये गलत बात है जी। थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, सिक्स पार्टी नहीं है इसमें जी। आप वो वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट सोसाइटी का वेबसाइट देख लेना, इसका इतिहास देख लेना जी जब ये जो संगठनों सब लाइमलाइट में नहीं थे, इनको कुछ जानता नहीं था जी उससे पहले इस भारत में जेसीओ एनसीओआर को संगठित करना हमने शुरू किया, जी। उनके मुद्दे को आवाज देना हमने शुरू किया और अलग से टेंट लगा के ओआरओपी के लिए जेसीओ एनसीओआर के लिए हम लोग बैठे हुए थे जी। यही नहीं, हम लोगों ने मिलिट्री सर्विस पे डिस्क्रिमिनेशन इन पीएचडी, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी बाय द डीजीआर, ये सबके खिलाफ हम लोग कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी गए। ऐसा कोई संगठन बता दे जो उसमें जो कह रहा हो इस तरह की बातें, वो कोर्ट में भी गया हो इस बात को लेकर जी। जो फर्स्ट ओआरओपी में हमारी डंडी मारी गई थी, कैलकुलेशन में गड़बड़ी थी, उसको लेके भी हम लोग कोर्ट गए हुए हैं। मैक्सिमम फिक्सेशन के लिए कि हम लोग एफटी चंडीगढ़ में हमारा केस लगा हुआ है, तो हम तो कंटिन्यू रोड के साथ साथ वहां भी संघर्ष कर रहे हैं। तो इस तरह का एलिगेशन जो लगा रहा है वो या तो उसकी अपने मोटिव होगी, मैं कह नहीं सकता उसको जी। और मैं भी एलिगेशन लगा दूं कि इसमें भी ये ऑस्ट्रेलिया में एलिगेशन नहीं लगाना चाहता, मैं अपनी बात कहता हूं। अच्छा सर, मैंने एक चीज नोट की है, थोड़ा आप जो है जैसे जेशो और ओआर का एक अलग ही संगठन रखना चाहते हैं, उसमें ऑफिसर्स को इंक्लूड नहीं रखना चाहते, इसका कुछ कारण है? जी कारण है ना, जी। देखिए क्या है, आप फ्रॉम वेरी बिगिनिंग देखिए जी इन लोगों ने यही तो फायदा उठाया, ये आगे रहते हैं जी हम लोगों को पीछे रखते हैं। जी। वी आर द स्टेक होल्डर, जेसीओ एनसीओआर एक स्टेक होल्डर है जी लेकिन इन्होंने ऐसा प्रेजेंटेशन दिया और हम लोगों को पीछे रखा कि गवर्नमेंट की नजर में जो पूर्व सैनिकों का स्टेक होल्डर है या तो रिटायर्ड मिलिट्री अफसर है या सर्विस एक्सपर्ट। जी हम लोग कहते हैं कि भाई वी आर ऑल्सो ए पार्टी, हम भी एक पार्टी, हम भी स्टेक होल्डर हैं। आप हम गवर्नमेंट से डायरेक्ट निगोशिएट करेंगे तो भी की जरूरत। तो क्या अगर आपके संगठन के साथ में ऑफिसर्स भी आते हैं तो क्या आप हमारे संगठन में अफसर प्रतिबंधित है? आप बताइए हमारे संगठन में अफसर क्यों घुसना चाहते हैं? आप सिविल में देखिए, आईएएस अलग एसोसिएशन है जी हाँ? जी
पीसीएस का अलग एसोसिएशन है, क्लास 4 का अलग एसोसिएशन है, मिनिस्ट्रियल का अलग एसोसिएशन। तो ये डेमोक्रेटिक सेटअप में आप इसमें क्यों घुस रहे हो? जी इसलिए घुस रहे हो कि आप हमें मिसगाइड कर सके, हमारी स्ट्रेंथ को, हमारी संख्या को, हमारी मासूमियत को, हमारी ईमानदारी को, हमारी कर्तव्यनिष्ठा को अपने फायदे के लिए इनकेस करते रहो, जो अब तक होता है। इसलिए हम इसमें नहीं चाहते। आप अपनी बात रखो, हम अपनी बात रखें। हमारे पास भी हाथ है, हमारे पास भी मुंह है, हमें बिचौलिए क्या जरूरत है? जी। अच्छा सर, आपके जो प्रतिनिधि मंडल ने अभी हाल ही में रक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात की थी और सेक्रेटरी ESW से भी मुलाकात की थी, तो उनके साथ आपकी बात किस प्रकार से हुई? क्या आपने अपने मुद्दे रखे और उनका जो है क्या रिस्पॉन्ड इस पर रहा? हम लोगों ने जो मुद्दे रखे बता दूं, हमारी मुद्दे दो भागों में था। एक भाग होता जो आरोपी का था, अलाउंसेस का, और दूसरा भाग था डिस्क्रिमिनेटरी जो नॉन फाइनेंशियल मुद्दा था, जिसमें भेदभाव हमारे साथ। हम लोगों ने आरोपी के बारे में कहा कि ये जो आरोपी है, या कोश्यारी कमेटी देख लें, कोई भी कमेटियों की रिपोर्ट देख लें, वो ये कहते हैं कि जो अर्ली एज में रिटायर्ड होते हैं, जो भी अवार्ड यूज करेंगे वो उनके लिए। उसमें एज भी दिया हुआ है 30 से 40 के बीच, 30 से 45 के बीच। लेकिन हुआ क्या, इसमें अफसर ने घुसपैठ किया जी, और उनकी सर्विस जो है 58 से लेकर 60 साल के बीच जी, और री एम्प्लॉयमेंट सर्विस अगर जोड़ दिया जाए, उनको अपना री एम्प्लॉयमेंट मिलता है 4 साल का जी। तो जिसकी 57 साल है, तो 4 साल और सर्विस करता है री एम्प्लॉयमेंट के उसी सिस्टम में, सेना में। तो 60 से ऊपर सर्विस कर रहे हैं, तो आप 60 से ऊपर सर्विस कर रहे हैं, तो आप घुसपैठ कर रहे हैं। आपको कहाँ से इंटैक्टिव हो गए? डिफिनीशन तो है कि जो कम एज में है। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये नहीं मानना, ये नियम भी है, नियम भी है कि 55 के ऊपर जो भी सेवा किया हुआ है, उनको वो आरोपी नहीं दिया जाना चाहिए। अब होता क्या है कि वो आप तनख्वाह भी 60 साल तक की ले रहे हो, वो आरोपी भी ले लो। तो जितना 23,000 करोड़ रुपया आरोपी जो गवर्नमेंट ने दिया है, ये 23,000 करोड़ रुपया अफसर मैक्सिमम अफसरों के खाते में गए, जो कि ना इंटाइटल नहीं है वो आरोपी। इसलिए आपके यहाँ घुसपैठ करना चाहते हैं, ताकि आपका राजनीतिक फायदा भी उठा सके, आपका शोषण भी कर सके, अंदर भी और बाहर। तो हम लोग गवर्नमेंट के सामने यही बात रखी कि आप वारों को रिवीजन कर रहे हो, तो हमारी 2-3 बातें मान जाओ। एक था कि हमें रैंक वेटेज मिलता था। जैसे सिपाही का रैंक वेटेज 12 साल है, नायक का 10 है, हवलदार का 8 है, जीसीयू का 5 है। तो मैंने यही आग्रह किया, इस रैंक वेटेज को और मैक्सिमम में फिक्सेशन को आपने लेटर इंडक्शन के नाम पे हमें खत्म किया जी। हम लेटर इंडक्शन आपको देंगे। लेटर इंडक्शन का मतलब कि आपको 60 साल तक या तो सिविल में कराएंगे या पैरामिलिट्री फोर्स में कराएंगे। तो जब हम आपको 60 साल सर्विस कराएंगे, तो आपको ये प्रिविलेज जो दे रहे हैं देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कट कर ली। और लेटर इंडक्शन की पॉलिसी आज तक नहीं लिया है। तो मैंने कहा इस पॉलिसी के नाम पे आपने हमारा रैंक वेटेज खत्म किया है, कम से कम मैक्सिमम पे फिक्सेशन न सही, रैंक वेटेज देके फिक्सेशन करे वो आरोपी, ताकि सबको लाभ जी। बाकी उनके सामने हम लोगों ने ये भी ध्यान लाया कि आप हमें कंटिन्यू डिग्रेड कर रहे हैं थर्ड पे कमीशन। थर्ड पे कमीशन में हमें पे का 75% पेंशन मिलता, तो आपने कम किया जी। वो बात तीनों सेनाध्यक्षों ने 2006 में उठाई थी, जो सिर्फ पे कमीशन था। उस समय सर्विस हेडक्वार्टर से ये प्रस्ताव गया था कि जेसीओ जवार का पे का 70% पेंशन दिया जाए, उसको कंपनसेट करने के लिए। लेकिन उनके साथ साथ जो सर्विस हेडक्वार्टर था, 2 पॉइंट और रखा था गवर्नमेंट के सामने। एक था कि लेफ्टिनेंट कर्नल को पेमेंट 3 से 4 में किया जाए, और मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल का एमएसपी देके पे फिक्सेशन हो, जबकि एमएसपी के इंटाइटल नहीं थे जी। गवर्नमेंट ने इनकी दोनों मांगे मान ली, या ये कहिए इन्होंने जेसीओ जवार का 70% पे का पेंशन देने का दबाव बनाया और अपने फायदे से लिए वही यूज किया जो मैं बता रहा हूँ। हमारे कंधे पे फिर बंदूक रखा, फिर गवर्नमेंट में फायर किया, फायदे अपने लिए। अच्छा, इसीलिए आप जो है ऑफिसर्स को अपने जेसीओ और ओआर के संगठन से अलग रखना चाहते हैं, ताकि अपने मुद्दे सेपरेटली आप गवर्नमेंट के सामने रख सकें। जी बिल्कुल। अच्छा सर, आपको ये नहीं लगता कि जैसे गवर्नमेंट ने ओआरओपी लागू किया है, इस गवर्नमेंट ने, तो इससे एक्स-सर्विसमैन को काफी फायदा हुआ है? जहां तक ओआरओपी 2 में प्री 2016 के जो जेसीओज और एचसीओज की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हो पाई है, तो उसका कारण जहां तक मैं समझता हूं कि वो ओआरओपी नहीं है, उसका जो मूल कारण है 6 सीपीसी में, जैसा कि आपको पता ही है कि जो मैक्सिमम पेंशन जो दी जाती थी उस समय 50% वो दी लेकिन उस समय क्या कर दिया गया कि जो इंडिविजुअल की जितनी सैलरी होगी मैक्सिमम, तो उसके अनुसार जो है 50% दी जाएगी। और दूसरा जो है 7 सीपीसी में जो नेशनल पे के आधार पर पे मैट्रिक्स में रखा गया, तो उससे क्या हुआ सर कि जो 2016 के बाद रिटायरी हैं, जेसीओ एनसीओ चाहे ओआर जो भी हैं, तो उनकी जो है पेंशन उस हिसाब से फिर कम हो गई। और वही सबसे बड़ा कारण है कि जो प्री 2016 थे पेंशनर, जो खासकर जेसीओ और एचसीओ, तो उनका जो है ओआरओपी सेकंड डिवीजन में जो है पेंशन बढ़ नहीं पाया, क्योंकि ओआरओपी का जो
मुख्य मकसद है वो यही है कि जो पुराने पेंशनर हैं उनको आज के पेंशनर के बराबर उनकी पेंशन को लाया जाए। और जब आज का पेंशनर जी और जब आज का पेंशनर ही जो है कम पेंशन लेगा तो पुराने पेंशनर को कैसे करके लाया जाएगा? तो इसका मूल कारण जी जी भी तो मैंने अपने बयानों में कहा जी कि हमारी पे नहीं बढ़े, इसलिए हमारे पाँव में बेड़ियां बांधी गई। जी आप थोड़ा सा और बैक ले जाता हूँ जी ठीक पे कमीशन के अंदर जी आपने ध्यान होगा कि एयरफोर्स का असंतोष भी हुआ था, सर्विंग एयरफोर्स वालों, जी क्योंकि उस समय 3 रैंकों को मारा गया। ये जो आप वो था सिपाही, नायक और हवलदार। जी हवलदार को डिग्रेड किया गया ताकि पैसे बचे और हम लोग जो है उस पैसे को अफसरों में दे सके, अफसरों की पे बढ़ा। जी ये फिफ्थ पे कमीशन में हुआ था, इतिहास है, आप उठा के देख लेना। आप 4 पे कमीशन का आप पे देखना और कंपेरिजन करना कितना अंतर हुआ है। तो वहां आपको मार दिया गया और हमें जो 1,500 3 रैंकों को बढ़ाया गया, ये बहुत पहले मारा गया और थोड़ा सा लग रहा है कि हमें 1,500 बढ़ गया। ये हमारा नहीं है, वो हमें ज्यादा बढ़ना चाहिए, बहुत कम बढ़ा है। बाकी आपने जो बातें कही नोशनल पे फिक्सेशन, वो मैंने कही थी, हमने अपने उसमें भी लिखा था। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो 6 पे कमीशन में ग्रेड पे था, हमने पे बैंड 1 में रखा गया, सिपाही नायक हवलदार, ये गलत किया गया। पे बैंड 2000 से शुरू हुआ हमारा, ग्रेड पे 2000 से शुरू हुआ, जबकि चंडीगढ़ पुलिस का ग्रेड पे 32,000 से शुरू हुआ। पंजाब पुलिस का ग्रेड पे हमसे ज्यादा शुरू किया, तो हमारी ग्रेड पे कम की गई, पे बैंड भी कम किया गया। तो ऐसे ऐसे करके हमें डिग्रेड करते गए, फाइनेंशियली डिग्रेड करते गए। 7 पे कमीशन में जो खांचा था, हम आ रहे थे पे मैट्रिक 4 से शुरू होना चाहिए था, वो पे मैट्रिक 3 से शुरू किया। तो जब आपकी पे ही नहीं बढ़ने देंगे तो पेंशन कहाँ बढ़ेगी? यही बात हम कहते आ रहे हैं। ठीक, अच्छा सर, आप ये बताइए 12 मार्च को आप विशाल धरना एमएसपी का भी फुल एमएसपी जो है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है जी, बिल्कुल बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एमएसजी जी मुझे भी कुछ कमेंट्स आए। अगर बराबर कर दें तो सभी रैंकों को लाभ मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा सर जी, क्योंकि एमएसपी जो होता है सर्विस के दौरान भी मिलता है और आपको उसका 50% जो है पेंशन में भी उसका लाभ मिलता है जी। सर्विस में सैन्य जीवन की कठिनाई और इससे जुड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पहलू की एवज में कंपनसेशन है, ये डिफिनीशन में लिखा हुआ जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। उसमें रैंक पे डिसाइड नहीं होगा, ये भी लिखा हुआ है कि अफसर और जवान की डिस्पर्टी सेम है। तो जब आप फार्मूला बना रहे हो, क्राइटेरिया बना रहे हो, सेम की बना रहे हो, दे अलग रहे हो, उनको 15,500 और नर्स का 10,800 और जेसी को 5200। अगर हमारा एमएसपी भी 15,500 देके फिक्सेशन हो तो एज और डेट, आज की डेट से, तो भी हमें न्याय मिल जाए जी। बिल्कुल सर। और दूसरा मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि आप 12 मार्च को जो है दिल्ली में जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो आपके साथ अन्य संगठन भी मिलके आ रहे हैं या फिर केवल आप ही का संगठन जो है? काफी देश के बहुत सारे संगठन हैं, इंडियन वेटरन्स है, वेटरन इंडियन एसोसिएशन है, कई नाम हैं जो कि राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रहे हैं, सबने अपना समर्थन दिया है। और छोटे छोटे जो भी स्थानीय स्तर पर काम कर रहे हैं, सैकड़ों संगठन है जिनका सहयोग। अच्छा, मतलब जो आपको मतलब आपके वॉइस ऑफ एक्सेसमैन के नेतृत्व में ये पूरा धरना प्रदर्शन हो रहा है? जी जी जी। अच्छा, तो सर जो आपको पता है ये 20 फरवरी को भी एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है एक्सेसमैन कई संगठनों के द्वारा, तो क्या ये जो धरना प्रदर्शन था ये सारा एक साथ कोऑर्डिनेट करके एक ही दिन नहीं किया जा सकता था? देखिए, मैंने इनको प्रस्ताव दिया है कि आप 12 मार्च को शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि मैंने कहा है कि 17 मार्च तक तो हमारी 2-3 केसेस लगी हुई है कोर्ट के लिए, उसके लिए हम लोग उसमें लगे हुए हैं, तो हम इधर कंसंट्रेट नहीं कर सकते जी। बाकी हम चूंकि ये बहुत बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं, संख्या वृद्धि करना चाहते हैं, तो हमें कई जगह जाके संपर्क भी करना पड़ेगा। तो हमें 12 मार्च को शिफ्ट होते हैं तो हमें सफिशिएंट समय मिल जाएगा। अभी जो अपील है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही है, मीटिंग नहीं हुई। हम लोग चाह रहे थे कि क्षेत्र में जाके लोगों को कन्विंस करके उनको ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइज किया जाए, इसलिए हमने उनको प्रस्ताव दिया है कि आप 12 मार्च को आ जाइए हमारे साथ। मैंने अपनी वीडियो में भी सभी संगठनों से अपील किया जी। तो सर जो आप 12 मार्च को जो आप धरना प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, मेरे चैनल के माध्यम से आप कुछ जो है एक्सेसमैन को अपना मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहेंगे। देखिए, हमारा उद्देश्य है कि सरकार को अपनी संख्या बल दिखाना फर्स्ट जी। अभी हुआ क्या है, रेवाड़ी के रैली में जी और जंतर मंतर पे हुए आंदोलनों में अफसरों ने गवर्नमेंट की नजर में अपने आप को पूर्व सैनिकों का नेता स्टैब्लिश कर दिया, जिससे हुआ जी। तो गवर्नमेंट उन्हीं का सुनती है, इसका इन्होंने मिसयूज किया और उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया उस ट्रस्ट को। लेकिन इस 23,000 करोड़ की जो लूट मानो जिन लोगों ने लूट किया है, नॉन इंटाइटल्ड पर्सन किसी इंटाइटल्ड पर्सन का पैसा लेता है तो लूट की श्रेणी में आएगा। जो ये लूट हुआ है उससे लोगों की आंखें खुली। तो हमारा फर्स्ट उद्देश्य है कि हम देश के प्रधानमंत्री जी को, जो भी सरकारें हैं वर्तमान में, उनको ये दें कि हम लोग तैयार हैं, हम लोग स्टेक होल्डर है, ये हमारे नेता नहीं है, ये हमारे स्पोक पर्सन नहीं है, ये बिचौलिया है, ये इनसे बात न करिए, आप हमसे हमारी समस्याओं के बारे में बात करिए। एक ये संदेश है। दूसरा है, अगर नहीं मानोगे
हम ये रैली सिर्फ दिल्ली में ही नहीं करेंगे, जी। कि देश के कोने कोने में जाके इस रैली को करेंगे जी। और रैली करने के बाद हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे। कोर्ट की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं जी। कि अफसरों को जो आरोपी दिया है इनसे विड्रॉ किया जाए, क्योंकि ये इंटाइटल नहीं है। अब 2015 की भी लेटर देखिए, उसमें क्या उसके अनुसार भी ये इंटाइटल नहीं है, लेकिन लेके चले गए। तो आप गलत तरीके से दिया है, उसको रिकवरी करेंगे, टैक्स पेयर का मनी है कि हमारे लिए तो हमारे को दो। जी। और मैं तो चाहूंगा सर आप इस चीज का जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट का मुद्दा है उस चीज को भी ये उठाएं। मुद्दा भी है, प्री मैच्योर रिटायरमेंट का मुद्दा जोरदार है। हमारे में जी। प्री मैच्योर रिटायर नहीं होते। जी, जेसीओएनसीओआर में जी जेसीओएनसीओआर में इनिशियल एंगेजमेंट होता है, जी वो है सुपरनेशन में आते जी। हैं। हम लोग डिस्चार्ज होते हैं, जी। हमारी जो टर्म्स कंडीशन है वो टर्म्स कंडीशन जो जिसने 17 साल सेवा की जी वो फुलफिल कर गया, जी वो प्री मैच्योर नहीं माना जाए, जी। क्योंकि हमारी इनिशियली टर्म्स कंडीशन जो थी वो 15 ईयर्स की है। जी। 17 प्लस जो जी इन चीज जो पर statement जब है, जब ये 20% जी सर जब पहला ओआरओपी का रिवीजन हुआ था सर उस समय उठी थी बात, उस समय एक वर्ड उठा था वीआरएस इसके लिए जी, लेकिन बाद में जब इस पर काफी जो है हंगामा हुआ कि आर्मी के डिफेंस के अंदर जो है वीआरएस नहीं होता है, तो बाद में इस चीज को वर्ड को फिर प्री मैच्योर रिटायरमेंट बदल दिया गया। और जो आपको नवंबर 2015 में जो नोटिफिकेशन निकला है सर उसमें जो है प्री मैच्योर रिटायरी और उसमें कुछ आर्मी रूल दिए गए होंगे जो कि जो है ओन रिक्वेस्ट पर जो है पेंशन आए हैं, रिटायरमेंट आए हैं, उनको जो है इस ओआरओपी के लाभ से वंचित कर दिया गया है। और उस समय तो बताया गया था कि हैंसफोर्थ उसको जो है लागू किया जाएगा यानी कि 7 नवंबर 2015 से। लेकिन जो अब ओआरओपी सेकंड रिवीजन के जो ओआरओपी के ऑर्डर निकले हैं वो जो है 1 जुलाई से जो के बाद या उस दिन से जो भी जो है प्री मैच्योर रिटायर ऑन रिक्वेस्ट पे आए हैं उन सभी को जो है ओआरओपी के दायरे से बाहर कर दिया गया। नहीं, हमारा स्पष्ट मत है, हमने रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है जी। कि जिसने इनिशियल टर्म्स कंडीशन पूरा कर दिया, जी। वो इनिशियल टर्म्स कंडीशन 17 प्लस 2 का है, 20 प्लस 20 का है, जी ट्रेडमैनों का 20 का है, जी वो प्री मैच्योर या ऑन रिक्वेस्ट के दायरे में नहीं जी। है। बाकी तो हमारा एक्सटेंशन पीरियड है, जी 2 साल रैंक प्रमोशन के बाद जी। फिर हम एक एक्सटेंशन पीरियड होता है उसको हम साइन करते जी। हैं, लेकिन वो प्री मैच्योर नहीं माना जाएगा। प्री मैच्योर जो 17 साल से पहले आए हैं जी। उनको माना जाएगा। 17 या 15 साल तो पेंशनेबल सर्विस है सर। हम 17 15 साल पहले 15 साल था, जी। बाद में 17 प्लस 2 किया हुआ था। अच्छा। जो भी 15 साल सर्विस कर लिया, इनिशियली एंगेजमेंट पूरा कर जी। दिया, पूरा कर दिया, वो इसके दायरे में नहीं है। जी। वो अफसरों पे लागू होगा या दूसरे विभागों पे लागू होगा, वो सब हमारे लिए नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में आने के लिए। और आपने जो है काफ़ी चीज़ें बताई, इस चीज़ को जो है हमारे एक्सेसमैन भाई भी सुनेंगे और आपका जो भी संदेश है उनके पास तक पहुंचेगा। और जो आपकी मांगे हैं हम यही चाहेंगे जो है सरकार जो है इसके ऊपर ध्यान दे और उन पर जो है जल्दी से जल्दी अमल करने का जो है एक सही तरीके से जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि जो है जेसीओ और ओआर को जो है जो उनको लागू है वो चीज़ें मिलें। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपके दोस्तों का भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा कि वॉइस ऑफ एक्सेसमैन के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वीर बहादुर सिंह जी, उनसे जो है हमारी बातचीत हुई और उन्होंने जो है एक्सेसमैन के लिए जेसीओ और ओआर के लिए जो भी उनके संगठन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और जो उन्होंने धरना और प्रदर्शन की बात कही है 12 मार्च को। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो सोशल मीडिया में भी एक भ्रांति फैलाई जा रही थी कि अलग अलग डेट दिखाई जा रही थी कि इतनी तारीख को 20 तारीख को वहां पर जो है धरना है जंतर मंतर में, या फिर 12-13 तारीख को जो है वहां पर धरना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा कि 20 फरवरी को भी जो है कई एक्सेसमैन संगठन जो हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं ओआरओपी पर विसंगतियों को लेकर। और जो 12 मार्च को जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा वह जो है वॉइस ऑफ एक्सेसमैन संगठन के नेतृत्व में देश भर के कई संगठन जो है उसमें शामिल हो गए, जैसा कि जो है इनके नेशनल कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह जी के द्वारा बताया गया है। तो दोस्तों इन्हीं खबरों और जानकारियों के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अन्य डिफेंस पेंशनर्स को भी शेयर कर सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।